देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख लो, 7 हो गया, 8 देख लो। 8 में क्या पूछ रहा है? सेटलमेंट इन वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स। वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स में सेटलमेंट हो रहा है। टारगेट लिमिटेड टुक्स अ बोरोइंग फ्रॉम जी लिमिटेड फॉर 10 लाख रुपीज़। यानी टारगेट लिमिटेड ने बोरो किया है 10 लाख रुपीज़ जी लिमिटेड से। जी लिमिटेड इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ टारगेट लिमिटेड फॉर सेटलमेंट ऑफ द लोन अगेंस्ट इशू ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ, ये सर्टेन नंबर यानी ये फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ टारगेट लिमिटेड। यानी कि टारगेट लिमिटेड ने लोन लिया जी लिमिटेड से। अब जी लिमिटेड ने इससे एग्रीमेंट कर लिया कि भैया आप मुझे पैसा पेमेंट ना करके कुछ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही इशू कर देना अपने कंपनी का। ठीक है, ये दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लिया। सर्टेन नंबर, ये फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। टारगेट लिमिटेड हुज वैल्यू इक्वल टू 10 लाख, जिसका वैल्यू 10 लाख, जितना भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देगा उसका वैल्यू 10 लाख रुपीज होगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं है, लेकिन सिर्फ कंसिडरेशन फिक्स है। फॉर दिस पर्पज फेयर वैल्यू पर शेयर्स टू डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये जो फिक्स नहीं है वो उस वक्त का फेयर वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। यानी कि 10 लाख को फेयर वैल्यू से डिसाइड कर देंगे, उतना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जी लिमिटेड को इशू कर दिया जाएगा। फॉर दिस पर्पज, हाँ हो गया, शैल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ टारगेट लिमिटेड। यानी कि वो जो फेयर वैल्यू होगा वो मार्केट, उस वक्त का जो मार्केट प्राइस होगा उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा। शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट अपॉन सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट होगा उस वक्त का मार्केट प्राइस लिया जाएगा। इवेल्युएट दिस अंडर डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब हमें ये बोल रहा है कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन के अंदर इसे आप इवेल्युएट करो। तो देखो क्या हो रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या हो रहा है, दो कंपनी है, टारगेट लिमिटेड और दूसरा है जी लिमिटेड। ये बोरोवर है और ये लेंडर है, यानी कि ये पैसा दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये अपने बैलेंस शीट में तो हमेशा फाइनेंशियल एसेट्स दिखाएगा क्योंकि ये इन्वेस्टर है। ये अपने बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाएगा, क्या दिखाएगा, बोरोइंग दिखाएगा, बोरोइंग 10 लाख रुपीज का दिखाएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी अभी मत लिखो, ये बोरोइंग लिखो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे तो फिक्स है कि ये फाइनेंशियल एसेट्स ही दिखाएगा क्योंकि ये इन्वेस्टर है। ये अब इससे ये जो बोरोइंग है 10 लाख रुपीज का, इससे हम दो सिचुएशन अराइज होता है, या तो इसे हम फाइनेंशियल लायबिलिटीज मानेंगे या इसे इक्विटी कंसीडर करेंगे। ऐसा इंड एस 32 क्यों करता है? क्योंकि इंड एस 32 ऐसा इसलिए करता है कि ये भले ही इसके लिए लायबिलिटी है, ये इक्विटी नहीं है, लेकिन ये अपना इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाहता, इसीलिए अपने ये डेब्ट में दिखाता है, जो कि इन्वेस्टर को आंख में धूल झोंकने के लिए कभी कभी ये टेक्निक यूज किया जाता है। इसलिए इंड एस 32 स्पेसिफिकली बोलता है कि आप इसे एज अ कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड जब होगा तो उसे आप इक्विटी में दिखाओगे, ना कि एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो इक्विटी होने के लिए हमें क्या क्या सिचुएशन फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ता है? कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को या तो वो फाइनेंशियल एसेट्स होगा, या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, या नहीं तो इक्विटी होगा। तो फाइनेंशियल एसेट्स तो ये हो गया। ये अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो बोरोइंग है 10 लाख का, ये टारगेट लिमिटेड एज ए इक्विटी दिखाए या फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाए। तो इसे करने के लिए डिसाइड करने के लिए हम पहले इक्विटी का डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। इक्विटी का डेफिनेशंस क्या बोलता है? जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस में भी मैंने डिस्कस किया था कि इक्विटी होने के लिए पहला जो कंडीशन है वो नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, नो contractual obligation to deliver cash or another financial assets
टू अनदर एंटिटी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सेटल्ड इन ओन इक्विटी शेयर्स में जब सेटलमेंट होगा तो दो सिचुएशन अराइज होता है। पहला तो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो वहाँ पे हमें दो कंडीशंस देखना पड़ेगा। पहला, नंबर ऑफ शेयर्स या इक्विटी शेयर्स दोनों फिक्स होना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स प्लस कंसिडरेशन बोथ शुड बी फिक्स्ड, दोनों फिक्स्ड होना चाहिए। और दूसरा होता है नॉन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। नॉन डेरिवेटिव के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स देखना होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स है या नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड है या नहीं। तो देखो यहाँ पे इसने टारगेट लिमिटेड ने क्या क्या एग्रीमेंट किया है इसके साथ। ये बोला है कि हम आपको 10 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर्स आज नहीं तो कल इशू करेंगे। इक्विटी शेयर्स 10 लाख रुपीस का इशू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट तो फिक्स है, कंसिडरेशन फिक्स है ना कि 10 लाख का 10 लाख ही इशू किया जाएगा। क्वेश्चंस में बोल दिया है कि 10 लाख रुपीस का वैल्यू का वो इक्विटी शेयर्स इशू किया जाएगा, यानी कि कंसिडरेशन कहीं ना कहीं फिक्स है, यानी कि इस 10 लाख बोरोइंग के बदले 10 लाख का ही इक्विटी शेयर्स इशू किया जाएगा। ये कंडीशन हमें यहाँ पे से हो जाता है। लेकिन ये नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं है। ये देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स होना चाहिए, यहाँ भी। तो ये कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाइड नहीं किया। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करेगा। कौन? टारगेट लिमिटेड अपने जिससे बोरो किया था पैसा जी लिमिटेड को, वो सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करेगा, जो कि डिपेंड करता है कि उस वक्त का मार्केट प्राइस क्या होगा, जब सेटलमेंट के टाइम पे जो मार्केट प्राइस होगा। लेकिन कंसिडरेशन फिक्स है। इस कंसिडरेशन को उस डेट के मार्केट प्राइस से डिवाइड करोगे। मान लो यहाँ पे यदि यहाँ पे 10 रुपये का हो जाता है तो वहाँ पे 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ेगा टारगेट लिमिटेड को। यदि वहीं पे मान लो 20 हो जाता है तो उसके लिए 50,000 ही शेयर्स इशू करना पड़ेगा। तो वो नंबर ऑफ शेयर्स वैरी करेगा वो प्राइस पे, उस टाइम का प्राइस क्या होता है शेयर्स का। तो इसीलिए हमारा ये जो कंडीशंस था ये तो पिट गया नंबर ऑफ फिक्स शेयर्स वाला, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो या नॉन डेरिवेटिव्स हो, दोनों में नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स होना चाहिए। इसीलिए ये जो बोरोइंग है इसे हम इक्विटी में ना दिखा करके एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी ही दिखाएंगे। इस डेफिनेशंस को लिख करके हमें इससे अपने क्वेश्चन से लिंक कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सिंस there is no fixed number of shares to be issued to G Limited, hence it does not meet the definition of equity. Therefore Target Limited consider such फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज के रूप में दिखाएगा। अब देखो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इन द एबव सिनेरियोज टारगेट लिमिटेड इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इशू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स टू इक्वल टू टोटल कंसिडरेशन 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज का ये ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे
कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस वगैरह जो ये हमारा जो ये कंडीशंस होता था ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बी लिमिटेड टारगेट लिमिटेड इसे 10 लाख रुपीज़ आज नहीं तो कल देगा, भले ही वो इक्विटी शेयर्स में ही क्यों ना दे, कैश ना दे करके ये इक्विटी शेयर्स में ही देगा, लेकिन देगा जरूर। यानी कि इसे ये टारगेट लिमिटेड के पास ऑब्लिगेशन है टू कैश पे करने का। तो ये कंडीशन भी हमारा पिट गया है इक्विटी का जो था, इसलिए हम इसे फाइनेंशियल, ये तीनों कंडीशन हमारा इस केस में पिट रहा है। इक्विटी का जो तीनों कंडीशंस था, नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, नंबर ऑफ शेयर्स वाला, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स वाला, तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी, एक तो वेरिएबल नंबर दे रहा है जो नहीं होना, फिक्स होना चाहिए था। कंसिडर हेंस इक्विटी शेयर्स आर यूज्ड एज ए करेंसी, यानी कि इक्विटी शेयर्स ये यूज करा है फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट पेएबल ऑफ टारगेट। ये जो अमाउंट पेएबल था बोरोइंग, उससे ये पे करने के लिए कैश ना पे करके ये अपना इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, यानी कि ये इक्विटी शेयर्स को एज अ मीडियम ऑफ करेंसी यूज कर रहा है। होता है ना कि मान लो आपको हमें 10 लाख रुपीस देना था, आप कैश ना दे करके आप मुझे इक्विटी शेयर ही इशू कर रहे हो। हाँ, यानी कि आप इक्विटी, अपने इक्विटी शेयर्स को एज अ मीडियम यूज कर रहे हो, कैश की जगह पे आप उस इक्विटी शेयर्स को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे भी यही हमें लगता है कि इसने इक्विटी शेयर्स को, टारगेट लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स को, अपने इक्विटी शेयर्स को एज अ करेंसी यूज किया है, यूज्ड एज करेंसी, इसने करेंसी के रूप में यूज किया है। सिंस दिस वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इन नॉन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। देखो अमाउंट तो हमारा फिक्स है, अमाउंट फिक्स्ड है, हाँ, नॉन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव्स तो है नहीं कि फ्यूचर में जो डिपेंड करता है उस पर पेमेंट होगा, ये इसलिए नॉन डेरिवेटिव्स है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश पे करा, इट अमाउंट्स टू यूज ऑफ इक्विटी शेयर एज करेंसी। हमें ऐसा लग रहा है अमाउंट्स टू, ये पता नहीं क्या है, ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, अमाउंट्स टू यूज ऑफ इक्विटी शेयर एज करेंसी। जैसा कि हमने बताया ना कि वो कैश के जगह पे अपने इक्विटी शेयर्स को एज ए करेंसी यूज कर रहा है, एज ए मीडियम यूज कर रहा है, वो अपने डेब्ट को सेटलमेंट करने के लिए। हाँ, and hence this contract meets the definition of financial liability in the books of target limited। target limited के बुक्स में इसे हम therefore target limited consider such financial instrument as a financial liability, हमने भी यही लिखा है, और ये भी यही लिखा है कि contract meets the definition of financial liability in the books of target limited। बस हो गया।